आज हम लोग बात करेंगे पेंडास के बारे में। पेंडा भी एक डेटा एनालिसिस करने के लिए लाइब्रेरी है जिसमें आप लोग एक्सेल फाइल, सीएसवी फाइल या नोटपैड फाइल, इन सब फाइलों को क्या कर सकते हो, लोड कर सकते हो पेंडा डेटा फ्रेम या डेटा सीरीज में, और फिर उस डेटा को एनालिसिस कर सकते हो। जैसे एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो। डेटा की प्लॉटिंग कर सकते हो, डेटा का मीन वैल्यू फाइंड आउट करना, डेटा की मैक्स वैल्यू फाइंड आउट करना, डेटा का मिन वैल्यू फाइंड आउट करना, इंडिविजुअल कॉलम वाइज डेटा की एनालिसिस करना, इंडिविजुअल रो वाइज डेटा की एनालिसिस करना, डेटा को कॉन्कैटिनेट करना, डेटा क्रिएट करना। ये सब सारी चीज़ें किस में आती हैं? पेंडास में आती हैं। बहुत सारे ऑपरेशन पेंडास में अवेलेबल हैं डेटा एनालिसिस के लिए। एक एक करके हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो पेंडा एक ओपन सोर्स पाइथन की लाइब्रेरी है। ठीक है, ओपन सोर्स पाइथन की लाइब्रेरी है जिसमें बेसिकली तीन तरीके के डेटा स्ट्रक्चर आते हैं। कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर, वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, और उन तीन तरीके के डेटा स्ट्रक्चर से हम लोग क्या करते हैं, डेटा की एनालिसिस करते हैं। जैसे अगर वन डायमेंशन का डेटा है तो एक अलग डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल है। टू डायमेंशन का डेटा है तो उसके लिए अलग डेटा स्ट्रक्चर है। थ्री डायमेंशन डेटा है तो उसके लिए अलग स्ट्रक्चर है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर हर एक डेटा को अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट हम लोग प्लॉट में प्लॉट कर सकते हैं। जैसे अगर लाइन चार्ट करना है तो लाइन चार्ट हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, एरिया चार्ट प्लॉट कर सकते हैं, बार चार्ट प्लॉट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, बेसिकली इसको मैकिनी ने इस डेवलप करना शुरू किया था डेटा एनालिसिस के पर्पज से। ठीक है, 2008 में। और बाद में इसको जनरल पब्लिक लाइसेंस मिला, जिसकी वजह से जो है ये ओपन सोर्स हो गई। इसको यूज़ करने के लिए आपको किसी को भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर डेटा साइंस की बात करें या मशीन लर्निंग की बात करें तो वाइडली यूज़ होता है पेंडास और नमपाई। ये दो लाइब्रेरी ऐसी हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं अमंग डेटा साइंटिस्ट। ठीक है, तो लगभग हर एक डेटा साइंटिस्ट पेंडास और नमपाई को ज़रूर यूज़ करते होंगे। ठीक है, अब इसमें आप लोग डेटा को आप क्रिएट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, जो जैसा आप चाहें उस तरीके से डेटा को बेंड कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इससे कुछ की फीचर्स हैं जिनकी वजह से ये पॉपुलर है, पेंडास इतना पॉपुलर है। जैसे फास्ट होता है, एफिशिएंट होता है, आप तुरंत डेटा को अपलोड कर लेते हो। बहुत सारे इनकोडिंग मेथड इसमें दिए गए हैं, तो किसी भी तरीके के डेटा को रीड करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। आप नोटपैड फाइल भी रीड कर सकते हो, आप सीएसवी फाइल भी रीड कर सकते हो, एक्सेल फाइल भी रीड कर सकते हो, जेसन फाइल भी रीड कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, और इफिशियंट भी है। मतलब ऐसा नहीं ये टाइम टेकन नहीं होता है। इसमें जितने भी ऑपरेशन है ये काफ़ी इफिशियंट वे में एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, इसमें आप डेटा को मेमोरी में लोड कर सकते हो, मेमोरी से वापस में आप फाइल में भी स्टोर कर सकते हो। जैसे एक एक्सेल फाइल को हमने रीड किया, मेमोरी में लोड किया, फिर उसके बाद उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए, अब उस मॉडिफिकेशन को वापस में फाइल में सेव करना, ये फ्रीडम भी यहाँ पर अवेलेबल है। आप ये काम भी कर सकते हो, पहले रीड करेंगे जो आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने, ऑपरेशन परफॉर्म करके वापस से फाइल में आप राइट कर सकते हो। इसमें आप जो मिसिंग डेटा होते हैं, मिसिंग डेटा को भी हैंडल करने के काफ़ी सारे टूल अवेलेबल हैं या फंक्शन अवेलेबल हैं, जिनकी मदद से हम पहले फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या हमारे डेटा में कोई मिसिंग वैल्यू है। एक्चुअली अगर मिसिंग वैल्यू रहेगी तो उस पर एनालिसिस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, या मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिसिंग डेटा को हैंडल करने के भी ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, डेटा को रीशेप कर सकते हो, रिसाइज कर सकते हो, डेटा को स्लाइसिंग कर सकते हो। ठीक है, हर हर चीज़ यहाँ पर कर सकते हो। और फिर लेबल वाइज स्लाइसिंग है, इंडेक्सिंग वाइज स्लाइसिंग है। जैसे अगर किसी डेटा को हमने लेबल कर दिया, जैसे हमारा अगर टू डायमेंशन का डेटा है, तो हम हर एक कॉलम को एक नाम दे सकते हैं, और साथ ही साथ हर एक रो को भी एक नाम दे सकते हैं। ठीक है, अपने कह सकते हैं अपने उसको क्या बोलेंगे, सॉरी, ताकि हम इजी वे में उस चीज़ को हैंडल कर सकें। जैसे अगर किसी चीज़ को नाम दे देते हैं तो आप उस चीज़ को आसानी से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो हर एक कॉलम को जब आप नाम दे दोगे तो हमें ये चीज़ याद नहीं रखना पड़ेगा कौन सा कॉलम किस जगह है। डायरेक्टली हम
कॉलम के नेम से हम किसी कॉलम को एक्सेस कर सकते हैं, या कॉलम सॉरी रो के नेम से हम किसी रो को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे फंक्शन अवेलेबल हैं, जैसे आपको कोई रो अपेंड करनी है, या कोई रो डिलीट करनी है, या फिर कोई कॉलम ऐड करना है, कोई कॉलम डिलीट करना है, या फिर आपको हर एक कॉलम का इंडिविजुअल सम फाइंड आउट करना, मीन फाइंड आउट करना, मीडियन फाइंड आउट करना, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना, ये सब सारी फ्रीडम यहाँ पर मिलती है। साथ ही साथ एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में पूरे डेटा का डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। अगर कोई डेटा आपने रीड किया, एक लाइन है सिर्फ और सिर्फ df डॉट डिस्क्राइब, मतलब डेटा फ्रॉम डॉट डिस्क्राइब, जिससे आप पूरे पूरे डेटा फ्रेम का एक समरी आपको मिल जाती है। जैसे उसमें मीडियन वैल्यू क्या है, मोड वैल्यू क्या है, उसका क्वार्टाइल वैल्यू क्या है, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टाइल क्या है, सेकंड क्वार्टाइल क्या है, थर्ड क्वार्टाइल क्या है, ये सब सारी चीज़ें हमें एक सिंगल लाइन के स्टेटमेंट से मिल जाती है। और साथ ही साथ जैसा कि अभी मैंने बताया, इसकी परफॉर्मेंस अदर अदर अगर टूल की बात करें, डेटा एनालिसिस टूल की बात करें, तो उससे बेहतर है, ठीक है। और इसमें आप लोग टाइम सीरीज के डेटा को भी हैंडल कर सकते हो। टाइम सीरीज डेटा क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे, ठीक। अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन की। आखिर पेंडा को इंस्टॉल कैसे किया जाए। तो पेंडा को इंस्टॉल करने का एक सिंगल सा कमांड है। आपको पाइथन का सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसोल ओपन करना है। अगर विंडोज़ पे काम कर रहे हैं तो सीएमडी ओपन करना है, और अगर उबंटू या लिनक्स में काम कर रहे हैं तो उस केस में आपको टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल में आपको एक सिंगल लाइन कमांड टाइप करना है, pip इंस्टॉल पेंडास, और पेंडा आपके लैपटॉप में या सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। एक चीज़ और, पाइथन इंस्टॉलेशन पैकेज मैनेजर उस सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। जैसे पीआईपी हम लिख रहे हैं तो पीआईपी आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, तभी पेंडा इंस्टॉल होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर पेंडास में अवेलेबल है। बेसिकली तीन डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल है पेंडास में। एक है सीरीज, दूसरा है डेटा फ्रेम, और तीसरा है पैनल। जिसमें सीरीज और डेटा फ्रेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। पैनल का यूज़ बहुत कम होता है, क्योंकि ये 3D है, 3 डायमेंशन में ये डेटा को होल्ड करता है, तो इसका यूज़ बहुत कम होता है। तो हम लोग बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ सीरीज और डेटा फ्रेम पढ़ेंगे, और पैनल के बारे में थोड़ी सी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्योंकि इसका बहुत कम यूज़ होता है, पैनल का यूज़ बहुत कम होता है। और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला अगर कोई डेटा स्ट्रक्चर है वो है डेटा फ्रेम, ठीक है। सीरीज भी कम यूज़ होता है, और पैनल भी। लेकिन डेटा फ्रेम काफ़ी यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये 2 डायमेंशन है, और मैक्सिमम डेटा जो कि मशीन लर्निंग में यूज़ किए जाते हैं वो 2 डायमेंशन के होते हैं, ठीक है। 2 डायमेंशन इन द सेंस रो एंड कॉलम। बेसिकली डेटा तो एन डायमेंशन, जितने कॉलम होते हैं उतनी डायमेंशन का बोला जाता है, लेकिन उसको जो विजुअलाइजेशन की अगर हम बात करें तो रो और कॉलम में हम लोग डिवाइड करते हैं डेटा को, ठीक। डायमेंशन के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो सीरीज 1 डायमेंशन का होता है, जो स्ट्रक्चर है हमारे उसमें जो सीरीज है वो 1 डायमेंशन का होता है, डेटा फ्रेम 2 डायमेंशन का होता है, जबकि पैनल हमारा 3 डायमेंशन का होता है, ठीक है। साथ ही साथ कुछ और चीज़ें हैं हमारे पास, जैसे ये 1 डायमेंशन लेबल्ड होमोजीनियस एरे होता है। होमोजीनियस का मतलब क्या है, सीरीज में एक ही तरीके के सारे एलिमेंट होंगे, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे एरे था हमारा होमोजीनियस, उसी तरीके से सीरीज भी हमारा क्या होता है, होमोजीनियस होता है, ठीक है। क्या होता है, होमोजीनियस होता है। उसमें एक ही तरीके की चीजें होती हैं। और ये सिंगल डायमेंशन एरे से इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, कि जैसे हमारा सिंगल डायमेंशन एरे होता है उसी तरीके से सीरीज भी होता है, ठीक है। और ये इम्यूटेबल टाइप का, साइज इम्यूटेबल होता है इसका। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डेटा फ्रेम। सीरीज तो आपका होमोजीनियस होता है, बट डेटा फ्रेम आपका हेट्रोजीनियस होता है। डेटा फ्रेम हेट्रोजीनियस होता है। आप डिफरेंट डिफरेंट कॉलम का डेटा टाइप डिफरेंट डिफरेंट ले सकते हो, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कॉलम का डेटा टाइप डिफरेंट डिफरेंट ले सकते हो। जरूरी नहीं कि पहला कॉलम अगर इंटीजर है तो दूसरा भी इंटीजर हो, दूसरा फ्लोट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है। कौन कौन से डेटा है वो भी हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पैनल। ये 3 डायमेंशन में होता है, और साथ ही साथ साइज इसका म्यूटेबल होता है, म्यूटेबल साइज का एरे होता है, ठीक है। इसमें भी आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप को ले सकते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग सीरीज के बारे में बात करते हैं। तो सीरीज कुछ इस तरीके से, जैसे हम लोग एरे देखते हैं उसी तरीके से सीरीज भी होती है हमारी, ठीक है। 1 डायमेंशन का एरे की तरह होती है, जिसमें आप एक ही तरीके के डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है, एक ही तरीके के डेटा को स्टोर करते हैं।
और होमोजीनियस होता है, साइज इम्यूटेबल होता है, और इसके वैल्यू म्यूटेबल होते हैं, मतलब वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो, वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है। साइज इम्यूटेबल की अगर हम बात करें तो साइज को आप लोग कॉन्कैटिनेट करके बढ़ा सकते हो, बट डायरेक्टली इंक्रीज नहीं कर सकते हो। ठीक है। कॉन्कैटिनेशन या मर्जिंग के थ्रू आप बढ़ा सकते हो, बट डायरेक्टली इंक्रीज नहीं कर सकते हो, इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है साइज इम्यूटेबल होता है। आप बढ़ा सकते हो, नो डाउट बढ़ा सकते हो, बट डायरेक्टली नहीं बढ़ा सकते हो। जैसे हम लोग टपल पढ़ा था हम लोगों ने, तो टपल में हम अगर कोई एलिमेंट ऐड करना चाहते तो क्या करते थे, वह टपल में दूसरी टपल को कॉन्कैटिनेट कर देते थे, तो टपल का साइज बढ़ जाता था। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ आप कॉन्कैटिनेट करोगे एक सीरीज को दूसरी सीरीज से, तो नो डाउट बढ़ जाएगा। ठीक है, उसका साइज, बट डायरेक्टली आप उसके साइज को इंक्रीमेंट नहीं कर सकते। आगे देखते हैं डेटा फ्रेम के बारे में। तो डेटा फ्रेम कुछ इस तरीके से दिखता है। डेटा फ्रेम कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसे फर्स्ट हमारा क्या हो गया, हेडर हो गया। हेडर में नेम, एज, जेंडर, रेटिंग है, और फिर इसकी वैल्यूज, सारे नेम, सारी एजेस और जेंडर और रेटिंग। जैसे स्टीव, उसकी एज 32, मेल, और रेटिंग 3.45। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डेटा फ्रेम दिखता है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग, इंटीजर, स्ट्रिंग और फ्लोट। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, डेटा फ्रेम हेट्रोजीनियस डेटा टाइप होता है। ठीक है, मतलब कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा टाइप होता है। अगेन साइज क्या होता है, यहाँ पर म्यूटेबल होता है, आप बढ़ा सकते हो कुछ और वैल्यू, बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यू यहाँ पर सेट करके उसके साइज को बढ़ा सकते हो। ठीक है। और डेटा तो म्यूटेबल है, आप यहाँ पर 32 चाहे स्टोर कर लो, चाहे 42 कर लो, कुछ भी जो स्टोर करना चाहो आप कर सकते हो। डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो, डेटा को मैनिपुलेशन में कोई दिक्कत नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ साइज के म्यूटेबिलिटी इम्यूटेबिलिटी की बात करेंगे तो सीरीज इम्यूटेबल है, जबकि हमारा पेंडा डेटा फ्रेम क्या है, म्यूटेबल है साइज के मामले में, और साथ ही साथ डेटा के भी मामले में। तो इस चीज को माइंड में रखना है। सीरीज का साइज इम्यूटेबल होता है, लेकिन डेटा म्यूटेबल होता है, जबकि डेटा फ्रेम का साइज म्यूटेबल होता है और डेटा, सॉरी, साइज भी म्यूटेबल होता है और डेटा भी म्यूटेबल होता है। ठीक। तो अब एक एक करके सारी चीज हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो इंस्टॉल करेंगे, हम लोग पेंडास को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद सारी चीजें सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, सारी चीजें डेटा फ्रेम के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ पैनल का, एक कैसे पैनल को क्रिएट किया जाता है, बस उतनी चीजें देखेंगे, क्योंकि पैनल का यूज एकदम ना के बराबर होता है, नहीं यूज होता है। ठीक है। 3 डायमेंशन के डेटा को इन जनरल 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करके तब मशीन लर्निंग में हम लोग सेंड करते हैं। ठीक है। अधिकतर तो ऐसा ही होता है। ठीक है। 3 डायमेंशन के डेटा को 2 डायमेंशन में करेंगे, फिर सेंड करेंगे, इस तरीके से होगा। तो मैक्सिमम जितने भी मशीन लर्निंग मॉडल हैं वो 2 डायमेंशन का डेटा लेते हैं। 3 डायमेंशन भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि 3 डायमेंशन नहीं लेते हैं, लेते हैं, 3 डायमेंशन भी लेते हैं। उनके बारे में लेकिन हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो उस केस में मैक्सिमम लोग, अगर 3 डायमेंशन का डेटा होता है तो उस केस में लोग नमपाई यूज कर लेते हैं, पेंडास की जगह नमपाई यूज कर लेते हैं, उसका यूज करके मॉडल को ट्रेन करते हैं, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी कम है। 3 डायमेंशन को लेके नमपाई थोड़ा सा सिंपल हो जाता है, जबकि पेंडास टिपिकल हो जाता है। तो जब भी 3 डायमेंशन का डेटा होता है तो लोग नमपाई यूज कर लेते हैं, पेंडा नहीं यूज करेंगे, पेंडा का पैनल पैनल नहीं यूज करेंगे। ठीक है। तो इसलिए हम लोग पैनल का क्रिएशन वगैरह देखेंगे, बट उसके बारे में डिटेल में हम चीजें कोशिश करेंगे कि स्किप करें इस चीज़ को, क्योंकि ये टाइम टेकन होगा और इसका कोई यूज़ नहीं होता है, होता है लेकिन उतना फ्रिक्वेंट यूज़ नहीं होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक एक करके सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले इंस्टॉलेशन देखते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए अगर एनाकोंडा आपके में इंस्टॉल है तो एनाकोंडा टाइप करना है सर्च पे। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। यहाँ पर टाइप करेंगे PIP। यहाँ पर टाइप करेंगे PIP इंस्टॉल पेंडास, एंटर करेंगे। अगर इंस्टॉल है तो बता देगा कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल है, अगर नहीं है तो आप ये इंस्टॉल हो जाएगा। और हाँ, इस समय नेट का कनेक्शन जरूरी है, बिना नेट के कनेक्शन के यहाँ इंस्टॉल नहीं होगा पेंडा।
तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड मतलब पहले से इंस्टॉल है। ठीक है, तो पेंडास हमारा इंस्टॉल है। अच्छा, पीआईपी के अलावा एक और कमांड होता है इंस्टॉलेशन के लिए, कोंडा। कोंडा, ठीक है, कोंडा से भी आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, कोंडा इंस्टॉल पेंडास। ठीक है, इससे भी कर सकते हो अगर एनाकोंडा का प्रॉम्प्ट है तो। एनाकोंडा के प्रॉम्प्ट में ही ये कोंडा काम करेगा। ठीक है, बाकी जनरल कमांड प्रॉम्प्ट में नहीं काम करेगा। ये थोड़ा सा टाइम टेकन है। ठीक है, अगेन यही मैसेज हमें मिलने वाला है, ऑलरेडी सेटिस्फाइड, तो इसको अभी हम क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग पेंडास लाइब्रेरी का यूज करने से पहले उसको हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट करने के लिए हम लोग टाइप करेंगे इंपोर्ट पेंडास एज पीडी। तो जहां जहां हमें पेंडास लिखना पड़ेगा वहां अब हम पीडी से काम चलाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम शॉर्ट नेम यूज कर रहे हैं, पीडी। ठीक, अब बात करते हैं सीरीज। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सीरीज कैसे क्रिएट करी जाती है। ठीक है, सीरीज कैसे क्रिएट करी जाती है। तो सीरीज के लिए पेंडास के अंदर एक क्लास है क्या, सीरीज नाम की। तो हमें पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्या, एक्स, सपोज एक्स इक्वल्स टू या एस इक्वल्स टू पी डी डॉट, सीरीज का एस कैपिटल में है तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में देना है। उसी तरीके से डेटा फ्रेम का डी और एफ कैपिटल में है, इस चीज को ध्यान देना है। ठीक है, सीरीज और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज हम कर रहे हैं और इसको एग्जीक्यूट कराते हैं एक बार। सिर्फ इतना एग्जीक्यूट कराते हैं एक बार। कुछ एरर दे रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स ई। तो हमारी सीरीज क्रिएट हो गई है और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक एम्प्टी सीरीज क्रिएट हुई है। ठीक है, एम्प्टी सीरीज, एक बार उसको क्लियर कर देते हैं हम। फिर से एग्जीक्यूट कराते हैं और ये हमारी सीरीज क्रिएट हो गई। ठीक है, जिसका साइज 0 दिखा रहा है, अभी इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, बेसिकली इसका सिंटैक्स क्या होता है, इसमें पैरामीटर क्या क्या होते हैं। आप किसी लिस्ट को आप सीरीज बना सकते हो, किसी एरे को सीरीज बना सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर डेटा में अगर कोई डेटा पास करेंगे, डेटा कुछ भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है, एरे भी हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, सीरीज क्रिएट करेगा उस डेटा के साथ। ठीक है, तो एक बार डेटा के साथ हम लोग सीरीज क्रिएट करते हैं, पी डी एक्स, सॉरी एस इक्वल्स टू पी डी डॉट सीरीज और ब्रैकेट में डेटा इक्वल्स टू हम लोग सेंड करते हैं सपोज 1,2,3। ठीक है, सिंपल सा डेटा है और इसको सिंगल लाइन एग्जीक्यूट कराते हैं। देखते हैं, सीरीज को देखते हैं, तो यहाँ पर 1, 2, 3 आ गया और यहाँ पर इसकी इंडेक्स भी मिलती है, डेटा की इंडेक्स भी मिलती है 0, 1, 2 और ये क्या है, 0। ठीक, ये कॉलम नेम है, बेसिकली कॉलम तो एक ही होता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 0 मिल रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंडेक्स। अगर आप चाहते हो जैसे हमारा ये सीरीज है, यहाँ पर कुछ वैल्यू आए, 0, 1, 2 की तरह जगह कुछ और वैल्यू आए, तो आप यहाँ पर इंडेक्स पास कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे इंडेक्स इक्वल्स टू, ब्रैकेट में सपोज हम चाहते हैं कि लिख के आए ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है,
एग्जीक्यूट कराते हैं इसको और इसको ओपन करते हैं, देखते हैं तो यहाँ पर देखो ABC आ रहा है। ठीक है, डी टाइप का मतलब क्या है कि आप इस डेटा को किस टाइप से स्टोर करना चाहते हो, इंटीजर, फ्लोट, जो भी आप टाइप डिसाइड करोगे वो। ठीक है, जो भी आप टाइप डिसाइड करोगे वो। यहाँ पर हम कॉमा करके डी टाइप करते हैं, डी टाइप इक्वल्स टू सपोज फ्लोट कर देते हैं, फ्लोट। ठीक है, एग्जीक्यूट कराते हैं और सीरीज देखते हैं। सॉरी, एस को एक बार हमने प्रिंट करा है तो यहाँ पर देखो डी टाइप आ रहा है क्या, फ्लोट 64। तो जो भी यहाँ पर टाइप दोगे वो उस टाइप की हमारी सीरीज बन जाएगी। ठीक, तो ये हो गया एम्प्टी सीरीज क्रिएट करने का। वही सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोगों ने लिख रखी हैं। ठीक है, तो इसका आउटपुट जैसे क्या होगा देखते हैं। नमपाई एरे पहले हम एक क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, एक पहले हम नमपाई एरे क्रिएट कर रहे हैं और इसके थ्रू हम सीरीज बनाना चाहते हैं। अभी हमने लिस्ट के थ्रू बनाई थी सीरीज, अब एक बार नमपाई एरे से बनाते हैं। तो पहले डेटा में एक एरे ले लिया हमने, अब पीडी डॉट सीरीज डेटा पास कर रहे हैं, जो भी डेटा ये है। ठीक है, वही डेटा यहाँ पास कर दे रहे हैं और इंडेक्स क्या ले रहे हैं हम लोग, 100, 101, 102, 103। ठीक है, तो इंडेक्स में ये चीज़ शो होगी और डेटा में ये चीज़ शो होगी। ठीक, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें नमपाई, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। ठीक है, अब एग्जीक्यूट कराते हैं। ओके, और यहाँ पर डेटा में देखो, यहाँ पर सीरीज बन गई डेटा में ABCD और सीरीज के इंडेक्स में ये इंडेक्स नहीं शो कर रहा है। अच्छा, ये डेटा है, एरे है ये, सॉरी ये एरे है, हमने सीरीज ये क्रिएट किया। ठीक है, ये 100, 101, 102 एंड 103। ठीक, ये तो हो गया हमारा एरे से। लिस्ट से हमने देख लिया कैसे क्रिएट करते हैं सीरीज, एरे से देख लिया। एक बार डिक्शनरी से देखते हैं हम लोग। तो एक डिक्शनरी हमने बनाई है जिसमें की है A, वैल्यू है 0 पॉइंट, मतलब फ्लोट वैल्यू है 0.0, फिर B 1 C 2। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पर डेटा, ये वाला डेटा पास करेंगे pd डॉट सीरीज के अंदर और इंडेक्स इक्वल्स टू हम बता दे रहे हैं इसको क्या, BCDA। ये हमारा वो होना चाहिए क्या, इंडेक्स होना चाहिए। तो इसको जब एग्जीक्यूट कराएंगे तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सीरीज बनेगी। ठीक है, जैसे इसको एग्जीक्यूट कराए, इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारा क्या हो रहा है, ए की जगह हमारा क्या है, देखो ए में क्या पड़ा हुआ था 0, तो ए में पड़ा हुआ है हमारा 0, बी में पड़ा हुआ है 1, बी में पड़ा हुआ है 1, सी में पड़ा हुआ है 2। ठीक, अब क्योंकि हमने यहाँ पर इंडेक्स तो दी थी लेकिन डी के करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू स्टोर होती है, नैन, नॉट अ नंबर। ठीक है, क्या स्टोर होती है, नॉट अ नंबर, नन नहीं, ये नैन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक डिक्शनरी से सीरीज क्रिएट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर तो हमने इंडेक्स ज़्यादा दे दी थी, एक बार यहाँ पर इंडेक्स ज़्यादा देते हैं। जो हम लोग एरे से बना रहे थे, एरे से सीरीज बना रहे थे, तो यहाँ पर एक इंडेक्स हम लोग ज़्यादा दे रहे हैं और फिर क्रिएट करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखो एरर आ गई है। डिक्शनरी के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पर एरर आ गई है कि यहाँ पर अगर आप इंडेक्स ज़्यादा दे दोगे तो एरर आ जाएगी। ठीक है, लेकिन आप डिक्शनरी के केस में करोगे तो एरर नहीं आएगी, बाय डिफॉल्ट उसमें क्या कर दिया जाएगा, नैन वैल्यू स्टोर कर दी जाएगी। बेसिकली हो हुआ क्या होगा इंटरनली, डी ऑफ, सॉरी ये डिक्शनरी डेटा ऑफ डी फाइंड आउट करने की कोशिश की होगी, तो जब कुछ नहीं मिला तो इसने नैन वैल्यू रिटर्न करी होगी इसने। ठीक है, इस स्टेटमेंट ने नैन वैल्यू रिटर्न करी होगी, इस वजह से यहाँ पर एस में क्या आ गया, हमारा नैन आ गया। ठीक है, तो ये तो था हमारा डिक्शनरी से क्रिएशन, सीरीज का डिक्शनरी से क्रिएशन। नेक्स्ट है स्केलर वैल्यू से। अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं, हम एक सीरीज क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें हम चाहते हैं
सेम वैल्यू रहे, मतलब हर एक पूरी सीरीज में एक ही वैल्यू रहे, तो उस केस में हम यहाँ पर डेटा में सिंगल इंटीजर पास करेंगे। क्या पास करेंगे? सिंगल इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ सिंगल इंटीजर पास करेंगे और इंडेक्स में सपोज हम चाहते हैं 0 1 2 3, मतलब 4 इंडेक्स चाहते हैं, तो 0 1 2 3 दे दिया और वैल्यू दे दी 5। तो हर एक इंडेक्स पे वैल्यू क्या होगी? हमारी 5 होगी। तो ये देखो सब में क्या आ गया? 5 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि आखिर अगर वैल्यू हमें एक्सेस करनी है, क्रिएट करना तो हम लोगों ने देख लिया, लिस्ट से देख लिया, एरे से देख लिया, डिक्शनरी से देख लिया। ठीक है, और स्केलर वैल्यू से देख लिया। अब देखते हैं कि अगर वैल्यू एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे हम लोग। तो एक सीरीज क्रिएट करेंगे, उसकी इंडेक्स भी हम पास कर रहे हैं। ठीक, अब एस ऑफ जीरो को एग्जीक्यूट कराते हैं, एस ऑफ जीरो को एग्जीक्यूट कराते हैं। देखो अभी हमारी सीरीज देखो ये बनी हुई है। ठीक है, सीरीज हमारी ये बनी हुई है। तो कायदे से क्या होना चाहिए? हम एस ऑफ ए प्रिंट कराते तो 1 आना चाहिए था। हम यहाँ पर क्या प्रिंट कर रहे हैं? एस ऑफ जीरो प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, एस ऑफ जीरो, तो क्या मिल रहा है? 1। अभी हम लोग उससे भी देखेंगे। ठीक है, इंडेक्स से भी देखेंगे, फिलहाल आगे है, वो आगे यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग जीरो से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जीरो से किसी भी रो को हम एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइस करके एक बार देखते हैं हम लोग। हम चाहते हैं 0 to 2 तक आए, 0 to 2, तो एक ज़्यादा तक देंगे इंडेक्स, मतलब स्लाइस एक कम तक होती है। तो यहाँ पर एग्जीक्यूट कराया हमने 0 to 3, तो ये क्या आया? 1 2 3, तीन वैल्यू यहाँ पर 0 1 2 इंडेक्स पे जो होंगे वो मिल जाएंगे। ठीक है, निगेटिव स्लाइसिंग करके देखते हैं। निगेटिव स्लाइसिंग करके देखते हैं तो -3 से हम क्या करेंगे? लास्ट तक, मतलब लास्ट 3 एलिमेंट हमें चाहिए। तो निगेटिव स्लाइसिंग करी हमने, तो निगेटिव स्लाइसिंग भी यहाँ पर हो रही है। ठीक है, अब की से सॉरी इंडेक्स से एक्सेस करते हैं। ये तो हो गया हमारा क्या? इंडेक्स नंबर से। अगर इंडेक्स के नेम से एक्सेस करना हो, जैसे इंडेक्स यहाँ पर ABCD है, तो इंडेक्स के नेम को डायरेक्टली हम पास करेंगे और वैल्यू एक्सेस करेंगे। तो एक्स ऑफ ए, सॉरी एस ऑफ ए, तो यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है? एस ऑफ ए में 1, तो 1 प्रिंट हुआ, तो जो भी आप दोगे वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक, अब अगर आप मल्टीपल वैल्यू चाहते हो इंडेक्स से एक्सेस करना, जैसे यहाँ पर नंबर से एक्सेस कर रहे थे तो स्लाइसिंग करके हम मल्टीपल वैल्यू फेच कर सकते हैं। लेकिन अगर इंडेक्स नेम से अगर एक्सेस करना है तो उस केस में हम क्या करेंगे? इस लिस्ट, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर एक लिस्ट पास करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर एक लिस्ट पास करेंगे जिन जिन की हमें वैल्यू चाहिए। जैसे हमें ए और सी और डी की वैल्यू चाहिए, तो हम इस लिस्ट के, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर, सफिक्स ब्रैकेट के अंदर हम ये एक लिस्ट पास करेंगे, तो हमें इन सब की वैल्यू रिटर्न होगी। तो क्या मिला? ए की वैल्यू हुई है, सी की वैल्यू हुई है और डी की वैल्यू हुई है। ठीक, हाँ, अगर ऐसा कोई एलिमेंट एक्सेस करने की कोशिश करेंगे जो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या आएगी? एरर आएगी। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा सीरीज का क्रिएशन और एक्सेस। अभी इसके मेथड्स अभी हमने नहीं पढ़े, इनके मेथड्स भी पढ़ेंगे। बट अब पहले आते हैं हम लोग डेटा फ्रेम के क्रिएशन पे। तो एक साथ फिर दोनों के मेथड पढ़ लेंगे, डेटा फ्रेम और सीरीज के। तो पहले डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे, एम्प्टी कैसे क्रिएट करते हैं, एरे से कैसे करेंगे, डिक्शनरी से कैसे करेंगे, सीरीज से कैसे डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे, एरे से कैसे करेंगे, ये सब सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा फ्रेम एम्प्टी क्रिएट करते हैं। तो एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट करने का क्या मेथड है? सिंपली लिखेंगे पीडी, डेटा मतलब पेंडास, फिर डेटा फ्रेम। यहाँ पर डी कैपिटल है, एफ कैपिटल है, इस चीज़ को याद रखना। और यहाँ पर सिंपल एम्प्टी ब्रैकेट। ठीक है, एम्प्टी ब्रैकेट, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं हम लोग। तो हमें क्या मिला? एक एम्प्टी डेटा फ्रेम मिला डीएफ नाम का। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। अब किसी डेटा के साथ डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। जैसे हमारे पास एक लिस्ट है, इससे हम डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। तो हमने लिखा पीडी डॉट डेटा फ्रेम और इसी डेटा को यहाँ पर पास कर देंगे। तो डेटा फ्रेम जो क्रिएट होगा उसमें हमारे 1 2 3 4 5 पड़ा होगा। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 पड़ा हुआ है, उसमें सबका टाइप भी दिखा रहा है। ठीक है, इंटीजर इंटीजर इंटीजर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और अब देखते हैं कि अ, अगर हमें कॉलम वाइज डेटा क्रिएट करना हो, कॉलम वाइज डेटा क्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे? जैसे अ, हमने क्या किया है, एक डेटा लिया है जिसमें लिस्ट के अंदर लिस्ट है। तो लिस्ट में हमने लिया है नाम और
वैल्यू, सॉरी नाम और एज, नाम और एज, नाम और एज, ठीक है। हम एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें एक कॉलम होगा नेम और एक कॉलम होगा एज। नेम के अंदर सारे नेम आ जाए, मतलब एलेक्स, बॉब और क्लार्क, और एज में आ जाए 10, 12 और 13 आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से पहले हमें इस फॉर्मेट में एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, और जब भी हम डेटा फ्रेम बनाएंगे कॉलम में, यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे कि कॉलम क्या आप डिसाइड करना चाहते हो। कॉलम का नाम, नेम और एज, नेम देना चाहते हो कि सॉरी, नेम देना चाहते हो और एज देना चाहते हो, ठीक है। तो जब डेटा जाएगा ये सारे बन जाएंगे क्या, रो बन जाएंगे। पहली रो ये हो जाएगी, दूसरी रो ये हो जाएगी, तीसरी रो ये हो जाएगी। हेडर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। एग्जीक्यूट कराते हैं हम लोग। तो हमें डीएफ नाम का डेटा फ्रेम मिला है जहाँ पर नेम है हेडर, एज है हेडर, और नेम में सारे नेम पड़े हुए हैं, एज में सारे एज पड़े हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सपोज आपका डेटा फ्रेम बहुत बड़ा है, ठीक है, और डेटा फ्रेम के सारे कॉलम आपको रिट्रीव करने हैं। मतलब कौन कौन से कॉलम है डेटा फ्रेम में, कितने कॉलम है, और उनके नाम रिट्रीव करने हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, df.columns, df.columns एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमें सारे के सारे नेम मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर हमें क्या मिला, नेम और एज मिला है। कॉलम नेम क्या है, नेम और एज, ठीक है। इसी तरीके से अगर इस डेटा फ्रेम की इंडेक्स हमें निकालनी है, जैसे ये इंडेक्स है 0 1 2, यहाँ पर आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, इंडेक्स भी दे सकते हो। यहाँ पर जैसे हम लोग सीरीज में इंडेक्स दे रहे थे ABCD, यहाँ पर भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इंडेक्स फाइंड आउट करनी है तो df.index लिखेंगे, ठीक है। तो इंडेक्स में देख मिल क्या रहा है हमें, स्टार्ट 0 से हो रहा है, खत्म कहाँ पर हो रहा है 3, और स्टेप क्या है 1 1, मतलब एक एक इससे इंक्रीमेंट हो रहा है। 0 + 1, फिर 1 + 1, और फिर 2 + 1, फिर 2 + 1, इस तरीके से एक एक इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इंडेक्स मिलेगा। और अगर मॉडिफिकेशन, अच्छा एक चीज़ और करके देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर हम मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हम कॉलम नेम चेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं नेम की जगह फर्स्ट नेम आ जाए, ठीक है, नेम की जगह फर्स्ट नेम आ जाए। तो हम एक काम करते हैं, क्या हम इस df.column में कॉलम्स असाइन कर सकते हैं, ये चीज़ करके एक बार देखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट नेम, और एज में एज ही रहने देते हैं, एज में एज ही रहने देते हैं। एग्जीक्यूट कराते हैं हम लोग और डीएफ को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट नेम आ गया, एज आ गया। तो इस तरीके से आप डेटा फ्रेम के कॉलम्स को चेंज कर सकते हैं। एक बार इंडेक्स देखते हैं हम लोग। तो हमारे 3 इंडेक्स हैं, तो 0 1 2 है ना। तो यहाँ पर 100, 200 और 300, और इसको एग्जीक्यूट कराते हैं हम लोग। आउटपुट देखते हैं तो यहाँ पर हमारी इंडेक्स चेंज हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा फ्रेम के कॉलम और इंडेक्स को आप लोग चेंज कर सकते हो। आगे देखते हैं, अगर डेटा फ्रेम के डेटा टाइप को चेंज करना है, डेटा टाइप को चेंज करना है तो उस केस में हम यहाँ पर क्या पास करेंगे। जैसे डेटा फ्रेम हम क्रिएट कर रहे थे, डेटा सेंड कर रहे थे, कॉलम सेंड कर रहे थे, ठीक है। अब की बार क्या, एक डी टाइप भी सेंड करेंगे कि हमारा जो ये डेटा है और ये जो कॉलम है, इसके अलावा हमारे डी टाइप भी है। तो जितने भी न्यूमेरिक टाइप के डेटा होंगे डेटा फ्रेम में, जितने भी न्यूमेरिक टाइप के डेटा होंगे वो सारे के सारे फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएंगे। स्ट्रिंग तो कन्वर्ट हो नहीं सकता, नेम तो कन्वर्ट हो नहीं सकता, ठीक है। तो उसको स्किप करेंगे, मतलब उसको इग्नोर किया जाएगा। बाकी जितने न्यूमेरिक टाइप के होंगे वो किस में चले जाएंगे, फ्लोट में हो जाएंगे, ठीक। तो इसको एग्जीक्यूट कराते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो सारी चीजें फ्लोट में हो गई, एज हमारी फ्लोट में हो गई, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग। ये तो हो गया हमारा किससे, लिस्ट से क्रिएशन हो गया डेटा फ्रेम का। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिक्शनरी से डेटा फ्रेम क्रिएट करना। जैसे हम चाहते हैं हर एक कॉलम को हम डिक्शनरी में पास कर दें। जैसे पहला कॉलम का नाम और फिर उसके अंदर क्या क्या वैल्यू रहेंगी, ये एक डिक्शनरी का हमने की वैल्यू बनाया। दूसरा दूसरा कॉलम नेम और उसमें वैल्यूज क्या क्या रहेंगी, इस तरीके से, ठीक है। डिक्शनरी से कई सारी पॉसिबिलिटी होती हैं, ठीक है, एक एक पॉसिबिलिटी देखेंगे हम लोग। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हो? सर प्रणव। हाँ बोलो। सर अभी हमने जो डेटा टाइप चेंज किया वो हम हेक्स हेक्स में कन्वर्ट करके देख लेंगे तो कैसा आएगा डाटा, वो देखना था। हेक्स में, हेक्स स्ट्रिंग आनी चाहिए, देख लेते हैं एक बार। जी हाँ।
कैन नॉट इंटरप्रेटेड बिल्ट इन इनबिल्ट फंक्शन एज अ डेटा टाइप। तो इसको हेक्स को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये हेक्स को सपोर्ट नहीं कर रहा है। और ये एक्चुअली स्ट्रिंग में आता है क्या सर? नहीं हेक्स नहीं नहीं का डाटा नहीं, हर असल में वक्त स्ट्रिंग में आता है? नहीं नहीं, स्ट्रिंग में नहीं, एक्चुअली जो डेटा फ्रेम है वो सपोर्ट करता है इंटीजर को, फ्लोट को, हम्म। स्ट्रिंग को, बुलियन को। तो ये सर अभी तो ये हेक्स स्ट्रिंग आएगी ना, तो टाइप तो स्ट्रिंग होगा, तो इसको यहाँ पर तो ये सपोर्ट str नहीं कर टाइप रहा। करेंगे ना, str टाइप करेंगे फिर इसको। लेकिन सर हम उसका टाइप देंगे तो वो str मिलेगा। हाँ, उसका टाइप str मिलेगा, लेकिन सबसे पहले क्या होगा, जो हमारा डेटा है पहले उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा हेक्स में, फिर हेक्स से टाइप कास्ट होगा स्ट्रिंग में। तो हेक्स सपोर्ट नहीं करता है डेटा फ्रेम, इस वजह से यहाँ पर एरर आई है। ठीक है, पहले टाइप कास्ट हेक्स में करना पड़ेगा ना। ओके। ओके सर। हाँ मतलब मैं सोच रहा था कि अभी स्ट्रिंग एक्चुअल अभी लास्ट जो डेटा है उसका स्ट्रिंग है, तो वो स्ट्रिंग को क्यों नहीं ले रहा? हाँ, क्योंकि इंटरमीडिएट टाइप टाइप कन्वर्जन जो हो रहा है उस वजह से। ठीक है, आगे देखते हैं ओके हम सर। लोग। हाँ, आगे देखते हैं हम लोग। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिक्शनरी से ये वाला हम लोगों ने देखा क्या अभी, नेम और एज वाला। इसको एक बार फिर एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अगर हमें डिक्शनरी से डेटा फ्रेम बनाना है तो हम क्या करेंगे, डिक्शनरी में की को रखेंगे हेडर, और वैल्यू को रखेंगे कि उस कॉलम में क्या क्या वैल्यूज रहेंगी। उसी तरीके से की को रखेंगे हम क्या, दूसरा कॉलम नेम या हेडर, और उसमें क्या क्या वैल्यूज जाएंगी। ठीक है, और फिर इस डेटा को हम डेटा फ्रेम में पास करेंगे और देखते हैं आउटपुट। डेटा मिल गया। अब एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं। यहाँ पर हम एक वैल्यू ज़्यादा दे रहे हैं, एज ज़्यादा दे रहे हैं। इसमें तो 4 ही नाम है, यहाँ पर हम एज एक लोग की ज़्यादा दे दे रहे हैं। ठीक है, और फिर एग्जीक्यूट कराते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू एरर आई है, जबकि डिक्शनरी में हमारी, सॉरी सीरीज में एरर नहीं आई थी। ठीक है, अब यहाँ पर आई है एरर, इसको अभी आगे भी देखते हैं। आगे इसका कोई सोल्यूशन है क्या, इसको आगे देखते हैं। ठीक है, ये तो एक मेथड है डिक्शनरी से डेटा क्रिएट करने का। ठीक है, ये एक मेथड है। अभी डिक्शनरी से इस तरीके से भी डेटा क्रिएट होगा, आगे देखेंगे हम लोग। फिलहाल हम ये जो डिक्शनरी से डेटा क्रिएट कर रहे हैं, इसमें हम इंडेक्स भी स्टोर करना चाहते हैं, इंडेक्स भी डिफाइन करना चाहते हैं। तो ये डेटा पहले हम पास करेंगे, और इंडेक्स इक्वल्स टू जो भी डेटा आप दोगे यहाँ पर, वो इंडेक्स इसकी हो जाएगी। ठीक, एग्जीक्यूट कराते हैं और डेटा देखते हैं हम लोग। यहाँ पर रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 इस तरीके से आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। एक और तरीका देखते हैं हम लोग। लिस्ट के अंदर अगर हम डिक्शनरी पास कर रहे हैं तो क्या होगा। तो लिस्ट के अंदर जब डिक्शनरी पास करते हैं तो उस केस में क्या होता है, ये पहले उसको डिफाइन करता है, किसको, तो क्या बोलेंगे, ए बी सी डी। फिर इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, फिर बताते हैं। हमारा यहाँ पर देखो डेटा फ्रेम ये है। हमने यहाँ पर कॉलम नेम डिफाइन किए ए बी। ठीक है, ए बी में वैल्यू क्या जाएगी, 1 और 2। फिर उसके बाद हमने एक और डिक्शनरी डिफाइन की है, इसमें ए बी सी तीन चीजें डिफाइन की है। ठीक है, अब इसको डेटा में हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, ये डेटा में इंसर्ट होगा, लेकिन जब यहाँ पर एक कॉलम बढ़ा होगा तो जब कॉलम बढ़ता है तो उस केस में बाय डिफॉल्ट क्या चला जाता है, नन वैल्यू चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा एक कॉलम एग्जीक्यूट, सॉरी एक्स्ट्रा बढ़ा है तो उसमें नन वैल्यू चली गई है। ठीक, तो यहाँ पर देखो एरर नहीं आई है, जबकि यहाँ पर एरर आ गई थी, कहाँ गई, इस वाले में। ठीक है, इस वाले में एरर आ गई थी। ठीक, लेकिन यहाँ पर हमारी कोई एरर नहीं आई। तो ये चीज़ थोड़ा सा माइंड में रखना है। वैसे ये सारी चीज़ें याद करने वाली नहीं है, जब आप लोग इस पे काम करना शुरू करोगे तो एक्सपीरियंस के साथ ये अपने आप आ जाएंगी। ठीक है, जब एक ही चीज़ को 10 बार करोगे तो ये चीज़ अपने आप आ जाएंगी। तो इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है कि ये चीज़ें हमें याद नहीं हो रही या कुछ भी ऐसा हो रहा है। तो ये चीज़ें याद करने वाले है ही नहीं। हो सकता है आज पढ़ा कल भूल जाओगे, लेकिन हाँ आपको ये पता होगा कि ऐसी चीज़ें होती है। ऐसी चीज़ें होती है तो उस चीज़ को आप सर्च कर पाओगे। ठीक है, सर्च कर पाओगे। मशीन लर्निंग में यही है, आपको कोई भी टास्क दिया जाएगा तो सर्च करिए और उसके हिसाब से काम करिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आपको आती ही रहेगी, 100% हर चीज़ पॉसिबल नहीं है मशीन लर्निंग में। ठीक,
आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर अगेन अगर इंडेक्स पास करनी है तो इंडेक्स पास कर सकते हो आप लोग, कॉलम नेम डिफाइन करने तो कॉलम नेम डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो डेटा हमारा ये है ए बी सी, तीन चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन कॉलम हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं, ए और बी ही दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक क्या बढ़ रहा है हमारा, एक कॉलम बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा df1 को देखते हैं। इंडेक्स हम लोगों ने क्या दिया, फर्स्ट एंड सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमने फर्स्ट और सेकंड दिया है। तो यहाँ पर जब हमने कॉलम रिस्ट्रिक्ट करा कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ए और बी होने चाहिए, यहाँ पर देखो हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने कोई कॉलम नहीं डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमने कोई कॉलम नहीं डिफाइन किया हुआ है, तो कॉलम बढ़े, लेकिन जब आप रिस्ट्रिक्ट कर दोगे तो वो उतने स्लाइस होके सिर्फ और सिर्फ उतने कॉलम मिलेंगे। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज और एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया हुआ है कि हाँ, ए और बी हमने यहाँ पर कॉलम नेम लिया है, इसी तरीके से ए और बी यहाँ पर कॉलम नेम लिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम डेटा बना रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, बी1 आ रहा है। क्या आ रहा है, बी1 आ रहा है। ठीक है, मतलब बी1 तो इसमें है नहीं, बी1 भी इसमें नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, नैन वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पर कॉलम नेम के हिसाब से डिक्शनरी में डेटा सर्च किया जाता है, जैसे बी1 है क्या इसमें, नहीं है, बी1 है क्या इसमें, नहीं है, लेकिन कॉलम हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिए कि इतने कॉलम होने चाहिए, इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग इनमें वैल्यू तो नहीं मिली, तो इसमें क्या स्टोर कर दिया, नैन। इसी तरीके से बी1 करस्पॉन्डिंग इसमें भी वैल्यू नहीं, तो इसमें क्या स्टोर कर दिया, नैन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिक्शनरी से डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। और एक और ऑप्शन है हमारे पास डेटा फ्रेम क्रिएट करने का, कैसा, सीरीज के साथ, कैसा, सीरीज से डेटा फ्रेम क्रिएट करने का। ठीक है, तो अगेन हमने क्या किया, पहले एक डिक्शनरी में हमने क्या दिया है, 1 2, और फिर 1 के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू हमने दे दिया और उसकी इंडेक्स दे दिया। उसी तरीके से 2 के करस्पॉन्डिंग एक एक सेकेंड, अच्छा ओके ओके, ठीक है ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, ये ब्रैकेट का कंफ्यूजन हो गया था, ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो रहा है, तो थोड़ा सा उसको माइंड में रखना है। ठीक, तो पहले एक सीरीज क्रिएट होगी जिसमें क्या होगा, 1 2 3, और उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होंगी, A B C, जबकि दूसरी सीरीज में क्या है, चार वैल्यू है, चार इंडेक्सेस है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक नैन आने की संभावना है। ठीक, तो यहाँ पर एग्जीक्यूट कराते हैं, कॉलम नेम क्या हो गया, 1 2, और उसमें वैल्यूज क्या होंगे, 1 2 3, और एक में 1 2 3 4, और इसमें क्या आनी चाहिए, नैन वैल्यू आनी चाहिए। देखते हैं, डी 4, इसमें नहीं आई है, वैल्यू नहीं आई है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये कुछ ये ये ठीक है, नैन। ठीक है, डी, ये असल में हमने जो डी सीरीज क्रिएट की, डिक्शनरी क्रिएट की थी, वो ओपन हो गई। ठीक, तो डीएफ हमारे में लास्ट में ये एक नैन वैल्यू आ गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं। ये तो हो गया डेटा फ्रेम क्रिएट करना। ठीक है, अभी हम लोगों ने फाइल नहीं रीड की है, बस डेटा फ्रेम क्रिएट करना सीख रहे हैं हम लोग। फाइल के भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि डायरेक्टली डेटा सेट अगर रीड करना है तो कैसे करेंगे, तो वो सारी चीज़ें अभी हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल डेटा फ्रेम और सीरीज क्रिएट करके उनमें ऑपरेशन कैसे अप्लाई करते हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टली अगर हम लोग फाइल रीड करेंगे तो उसमें डेटा बहुत ज़्यादा होता है, चीज़ें समझना मुश्किल होगा। ठीक है, तो थोड़े थोड़े डेटा से चीज़ें समझते हैं कि कैसे काम कर रहा है, फिर बड़े डेटा को हम लोग रीड करेंगे, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं क्या, कॉलम सिलेक्शन की, मतलब वैल्यू एक्सेस करने की। हमें कोई एक पर्टिकुलर कॉलम को एक्सेस करना है, तो कैसे करेंगे, सिंपली डेटा फ्रेम का नाम लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम। जैसे हम यहाँ पर दो कॉलम क्रिएट कर रहे हैं, 1 और 2। ठीक है, 1 में पड़ा होगा 1 2 3 और नैन, और 2 में पड़ा होगा 1 2 3 4। ठीक, तो अगर 1 को प्रिंट कराना है तो हम क्या लिखेंगे, DF स्क्वायर ब्रैकेट में 1। तो यहाँ पर देखो पहला कॉलम प्रिंट हो गया। ठीक, अब बात करते हैं अपडेशन की।
ठीक है। मतलब आपको कोई एक कॉलम, ये कॉलम सिलेक्शन का हो गया, कॉलम एडिशन का देखते हैं। अगर सपोज हमारा ये डेटा फ्रेम है, इसमें आप तीसरा कॉलम ऐड करना चाहते हो, क्या ऐड करना चाहते हो, तीसरा कॉलम ऐड करना चाहते हो, तो कैसे करोगे, तो इसको हम हटाते हैं। तो सबसे पहले हम तीसरा कॉलम का डेटा फ्रेम बनाएंगे। बेसिकली आप डेटा फ्रेम में डेटा फ्रेम को जोड़ सकते हो, ठीक है, डेटा फ्रेम में डेटा फ्रेम को जोड़ सकते हो या डेटा फ्रेम में सीरीज को जोड़ सकते हो। तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो डेटा फ्रेम में डेटा को जोड़ो या तो डेटा फ्रेम में सीरीज जोड़ दो, ठीक है। दो चीजें आप कॉन्केटिनेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक सीरीज से सीरीज को ऐड करेंगे, किसमें, डेटा फ्रेम में ऐड करेंगे, ठीक है। तो पहले एक सीरीज बना रहे हैं जिसमें 10 20 30 होगा, इंडेक्स ABC होगा, ठीक है। और इसको हम क्या कर रहे हैं, डेटा फ्रेम के थर्ड DF हमारा ये है, ध्यान देना, DF हमारा डेटा फ्रेम ये है। डेटा फ्रेम एक बार देख लेते हैं इस तरीके से, DF ये, ठीक है। अब इस डेटा फ्रेम में हम क्या कर रहे हैं, एक सीरीज ऐड कर रहे हैं। सीरीज का सॉरी, सीरीज मतलब एक कॉलम ऐड कर रहे हैं, और उस कॉलम का नाम हम डिफाइन कर रहे हैं 3, ठीक है। और उसमें वैल्यू क्या रहेंगी, वैल्यू को हम सीरीज से डिफाइन कर रहे हैं 10 20 30, ठीक है, 10 20 30, और उनका इंडेक्स A B C डिफाइन कर रहे हैं, ठीक। इसको एग्जीक्यूट कराते हैं और इसको रीओपन करते हैं। यहाँ पर देखो 3 आ गया, ठीक है। और एक चीज और करके देखते हैं, यहाँ पर कॉलम चेंज करके देखते हैं हम लोग, ABD और एग्जीक्यूट कराते हैं। तो यहाँ पर देखो कॉलम वाइज वैल्यू जा रही है, सॉरी रो वाइज वैल्यू जा रही है, कॉलम नहीं, यहाँ पर वैल्यू चेंज की है, सॉरी इंडेक्स चेंज की है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने A को वैल्यू दी थी, B को दी थी, D को दी थी। तो A में वैल्यू गई है 10, B में गई है 20, C में 9 चली गई और D में 30, ठीक है। यहाँ पर C में भी वैल्यू दे दोगे तो C में भी चली जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, किसका, डेटा डेटा फ्रेम में कॉलम का एडिशन करते हैं, ठीक है। अब अगर किसी डेटा फ्रेम का हमें अगर कोई डेटा फ्रेम में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना, जैसे दो कॉलम है, दो कॉलम है हमारे पास, ये डेटा फ्रेम है, ठीक है, ये डेटा फ्रेम है, हम चाहते हैं इन दोनों को ऐड करके एक और कॉलम रखना चाहते हैं, या फिर इन तीनों कॉलम को ऐड करके एक कॉलम रखना चाहते हैं, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इन तीनों को पहले स्लाइस करेंगे। स्लाइस कैसे करेंगे, इस तरीके से, DF1 प्लस DF2 प्लस DF3, ठीक है। और उसको, उससे जो डेटा फ्रेम बनेगा या सीरीज बनेगी, उसको हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 3 करके हमने इंसर्ट किया था कॉलम, उसी तरीके से यहाँ 4 करके इंसर्ट कर देंगे, या 4 5 जो भी आप नाम दो, नाम से नहीं फर्क पड़ता है, ठीक। तो एग्जीक्यूट कराते हैं, लेकिन एक चीज और याद रखना है, यहाँ पर अभी एक नैन वैल्यू है, डेटा फ्रेम में नैन वैल्यू है। तो एडिशन देखते हैं परफॉर्म होगा। तो यहाँ पर देखो क्या गया, नैन के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या चली गई है हमारी, हमने क्या किया, एक DF का 1, DF का 1 और DF का 3 को एडिशन किया है। तो जहां जहां नैन वैल्यू आई है, तो 3 प्लस नैन, नैन दे दिया है, 9 प्लस 30 9 दे दिया है, ठीक है। तो 1 प्लस 10 11, 2 प्लस 20 22, 3 प्लस 9 9 और 9 प्लस 30 9, ठीक है। तो नैन में चाहे एडिशन करो, चाहे सब्सट्रैक्शन करो, चाहे मल्टीप्लिकेशन, चाहे डिवीजन, कुछ भी करो, उसमें वैल्यू क्या मिलेगी, नॉट अ नंबर मिलेगी, ठीक। तो ये हो गया हमारा कॉलम का एडिशन, कॉलम कैसे ऐड करते हैं, ठीक। अब कॉलम का डिलीशन देखते हैं, कॉलम को अगर कोई डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। तो इसके दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, एक तो डिलीट कीवर्ड या फिर पॉप फंक्शन, डेटा फ्रेम का पॉप फंक्शन। इन दोनों में बस एक डिफरेंस है, पॉप क्या करेगा, हमें वैल्यू रिटर्न करके भी देगा, जबकि डिलीट कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर हमें इस डेटा फ्रेम का कोई कॉलम डिलीट करना है तो हमें सिंपली क्या लिखना होगा, डिलीट DF, और जो कॉलम हमें डिलीट करना है वो कॉलम करना, ठीक है। या मल्टीपल कॉलम डिलीट करना है तो यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट में उनकी लिस्ट दे देंगे, क्या दे देंगे, उनकी लिस्ट दे देंगे, जैसे 1 2 3, ठीक है, 1 2, इस तरीके से, ठीक है, वैल्यूज दे देंगे, तो वो चीजें डिलीट हो जाएंगी, ठीक। तो एक बार एक एक करके डिलीट करके देखते हैं हम लोग। तो डिलीट
वन और पॉप df डॉट पॉप। पॉप के केस में क्या होगा, ये वैल्यू हमें रिटर्न होके मिलेगी, तो इसको एग्जीक्यूट पहले कराते हैं हम लोग। पॉप को एक बार करके देखते हैं। तो पॉप जब क्या, देखो यहाँ पर हमें वैल्यू मिली है, प्रिंट हुई है तो मतलब वैल्यू मिली है, जबकि डिलीट के केस में हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो सिंपली डिलीट हुई, यहाँ पर कोई वैल्यू डिस्प्ले नहीं हुई। डेटा फ्रेम ओपन करते हैं, यहाँ पर देखो वन भी नहीं है और टू भी नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट यूज हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि पॉप फंक्शन है तो स्मॉल ब्रैकेट यूज हो रहा है, यूज होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब ये तो हो गया हमारा कॉलम। कॉलम का सिलेक्शन कैसे करते हैं, इस तरीके से करते हैं, मतलब डीएफ फिर कॉलम का नाम। अब बात करते हैं रो के सिलेक्शन की। अगर कोई रो सेलेक्ट करनी है, पहले हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर ले रहे हैं। एक सिंपल सा डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया, जो इस तरीके का है कुछ, सॉरी, ये है हमारा डेटा फ्रेम। अब इसमें एक रो हमें डिस्प्ले करनी है। ठीक है, तो रो डिस्प्ले करने के लिए एक फंक्शन होता है एलओसी। क्या फंक्शन होता है, एलओसी, लोकेशन। ठीक है, तो df डॉट एलओसी, और यहाँ पर इंडेक्स हम लिखेंगे, इंडेक्स हमारी क्या है, बी। तो इस df का इंडेक्स क्या है, रो नंबर, रो का नाम। ठीक है, बी नाम वाली रो हमें चाहिए। ठीक है, बी नेम वाली रो चाहिए, तो इस केस में हमने क्या लिखा है, df डॉट एलओसी, df डॉट एलओसी बी। ठीक है, तो हमें वो सिंगल रो रिटर्न होगी, वो सिंगल रो रिटर्न हो जाएगी। अब ये रो रिटर्न हुई है, इस फ्रेम को ओपन करते तो यहाँ पर देखो वन में क्या वैल्यू पड़ी है, बी में टू, तो वन में वैल्यू पड़ी है टू, और टू और बी में क्या वैल्यू पड़ी है, टू, तो यहाँ पर भी टू वैल्यू पड़ी है, तो ये चीज़ यहाँ पर डिस्प्ले हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमें कोई एक सेल एक्सेस करनी है। सपोज डेटा फ्रेम हमारा ये है, डेटा फ्रेम हमारा ये है, इसमें हमें कोई एक पर्टिकुलर सेल एक्सेस करनी है, जैसे ये वैल्यू एक्सेस करनी है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक चीज बस ध्यान देना, अब तक हम लोग करते हैं पहले रो लिखते हैं, है ना, रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते थे। अब तक यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले कॉलम लिखेंगे और पहले कॉलम का सिलेक्शन फिर रो का सिलेक्शन। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम वन और डी लिखे, डीएफ, पहले स्क्वायर ब्रैकेट में हम कॉलम नेम, फिर दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स। ठीक, दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स, तो वन और डी के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, नैन है, तो यहाँ पर प्रिंट क्या होनी चाहिए, नैन। प्रिंट क्या हुई, नैन। इसी तरीके से अगर इस पोजीशन पे हमें कोई वैल्यू अपडेट करनी है, उस सेल में कोई वैल्यू स्टोर करनी है, नैन की जगह थ्री स्टोर करना है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले कॉलम, फिर रो नेम, और फिर उसमें जो वैल्यू स्टोर करनी है वो। एग्जीक्यूट कराते हैं हम लोग, यहाँ पर देखो क्या मिला, हमें थ्री मिला। एक सिंपल सी वार्निंग दी गई है कि इस तरीके से जो चेंजेस आप कर रहे हैं ये सही तरीका नहीं है, बट फिलहाल आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ये एलओसी जो हम लोग को देखा था, एलओसी, इसका काम है क्या, रो को स्लाइस करना। क्या काम है, रो को स्लाइस करना। लेकिन यहाँ पर जब हमारा रो का नाम होगा तब, यहाँ पर रो का नाम हमने बी दे रखा है, सपोज रो का नाम, रो का इंडेक्स हमने नहीं दे रखा है। हमारा सपोज डीएफ अगर ये है, ये है अगर डेटा फ्रेम। ठीक है, इस तरीके से डेटा फ्रेम है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, एक बार अब हम एलओसी टाइप करके देखते हैं, डीएफ, डीएफ डॉट एलओसी, इसका आउटपुट देखते हैं हम लोग, क्या मिला हमें, 404, जीरो, सॉरी, ये जीरो नहीं, सिर्फ फोर मिला, गलती से जीरो निकला, ये जीरो नहीं, जीरो बता रहा है कि इस ऑपरेशन से जितनी भी इंडेक्स, जितने भी हमें वो मिला, जितना भी नंबर ऑफ रोज मिली वो सारी नंबर ऑफ रोज यहाँ डिस्प्ले करता है। तो जीरो, सिर्फ एक रो मिली तो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट किया, जीरो वन टू थ्री, इस तरीके से। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये है, या फिर आप आई एल ओ सी से कर सकते हो। ठीक है, किससे कर सकते हो, आई एल ओ सी से।
इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो आई एल ओ सी से हम अगेन रो नंबर पास करेंगे और यहाँ पर हमें डी एफ टू में क्या पड़ा हुआ है 3। ठीक है, तो एक ऑप्शन हमारे पास ये अवेलेबल है, इस तरीके से कर सकते हो, और दूसरा आई एल ओ सी से भी कर सकते हो। बट आई एल ओ सी में एक एडवांटेज और है, आई एल ओ सी में एक एडवांटेज और है क्या, यहाँ पर हम दो चीज़ें, दो पैरामीटर पास कर सकते हैं। पहले एक डेटा फ्रेम हम बना लेते हैं, फिर 2 डायमेंशन का डेटा, अभी ये सिंगल डायमेंशन का डेटा फ्रेम है, पहले 2 डायमेंशन का बना लेते हैं। अब 2 डायमेंशन हमने पास किए हैं, एक है 2 अगेन 2, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, डेटा फ्रेम देखते हैं, सिंगल पोजीशन इंडेक्सर, सॉरी डीएफ, ओके इंडेक्स हमारी गड़बड़ हो गई। वन कॉमा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेटा फ्रेम हमारा ये है, देखना 1,4, ठीक है। इस सेल को हमें एक्सेस करना, तो यहाँ पर कॉमा करके हम लोग दे सकते हैं, ठीक। तो या तो इस तरीके से सेल नेम से एक्सेस करोगे, या तो इस तरीके से आई एल ओ सी रो नंबर और कॉलम नंबर। यहाँ पर क्या हो रहा था, कॉलम पहले आ रहा था फिर रो हो रही थी, ठीक है, कॉलम पहले आ रहा था फिर रो। अगर पहले रो चाहते हो फिर कॉलम चाहते हो, तो यहाँ पर आई एल ओ सी, पहले रो नंबर और फिर कॉलम नंबर, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 0, यहाँ पर वैल्यू हमें क्या मिली 0, ठीक। अब आगे देखते हैं हम लोग, स्लाइसिंग अगर हमें करना है, सपोज हमारे पास मल्टीपल रोज हैं, ठीक है, मल्टीपल रोज हैं और मल्टीपल रोज हमें स्लाइस करना है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। DF2:4 हमने लिखा हुआ है, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, वेरी सॉरी, प्रिंट में स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा है, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट, इस वजह से ऐसा हुआ। इस तरीके से, ठीक है। डेटा फ्रेम हमारा ये था, हमें दो रो स्लाइस करनी थी, 2 और 3, 2 और 3 ये है, ठीक है, 2 और 3 नहीं, 0 1 2 3, 2 3 3 3 और 9 4, 3 3 और 9 4, ठीक। तो इस तरीके से आप लोग रो स्लाइसिंग कर सकते हो, रो नंबर स्टार्टिंग और एंड से एक ज़्यादा, ठीक है, मतलब जहाँ तक भी स्लाइस करना उससे एक ज़्यादा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगर कोई एक रो ऐड करनी, जैसे अभी हम लोगों ने कॉलम ऐड किया था, अगर रो ऐड करनी तो उस केस में कैसे करेंगे देखते हैं। तो उस केस में मेथड है हमारा क्या, अपेंड मेथड है, ठीक है, अपेंड मेथड है। तो एक बार हम एक डेटा फ्रेम बनाएंगे और इस डेटा फ्रेम में इस दूसरे डेटा फ्रेम को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, इस दूसरे डेटा फ्रेम को हम ऐड करेंगे, बट अब की बार कॉलम वाइज नहीं, रो वाइज ऐड करेंगे। तो एक डेटा फ्रेम ये हो गया, एक डेटा फ्रेम ये, डी एफ ये है, DF2 ये है, ठीक है। इन दोनों को हमें कॉन्केटिनेट करना। अब यहाँ पर सिंगल रो भी कर सकते हो, जैसे इस सेकंड डेटा फ्रेम में सिंगल रो करोगे तो एक सिंगल रो अपेंड होगी, है ना, इस तरीके से भी कर सकते हो। तो बेसिकली अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इस डेटा फ्रेम के नीचे ये वाला डेटा फ्रेम अपेंड कर रहे हैं, तो हमने लिखा df.append, किसको अपेंड करना है, df2 को अपेंड करना है, ठीक है। तो अपेंड करने के बाद वापस हमें डीएफ में स्टोर करना पड़ेगा, वापस से डीएफ में स्टोर करना पड़ेगा, तब जाके अपेंड होगा इसमें, ठीक। तो इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में रखना है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8, 5 6 7 8। बट यहाँ पर एक गड़बड़ी हुई है। अ, गड़बड़ी ये हुई है कि अगर आप लोग इसकी इंडेक्स देखोगे, 0101, मतलब जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम में इंडेक्सिंग थी वही इंडेक्सिंग यहाँ पर चली आई है, जबकि हम कायदे से होना चाहिए था क्या, 1 0 1 2 3 होना चाहिए था। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड है, अभी आगे वो चीज़ें हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि अगर ऐसा चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा। बेसिकली इसमें एक और पैरामीटर पास करेंगे, क्या, इग्नोर इंडेक्स। इग्नोर इंडेक्स करके एक पैरामीटर और पास करेंगे। आगे वो सारी चीज़ें हैं, कुछ और चीज़ों के साथ है, तो वहाँ पर देखेंगे। ठीक, हाँ। अब आगे बात करते हैं। अगर कोई रो डिलीट करनी है, जैसे कॉलम डिलीट किया था, कैसे किया था, या तो पॉप करेंगे या फिर डिलीट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। अगर किसी रो को डिलीट करना है तो उसके लिए हमारे पास मेथड है ड्रॉप। क्या मेथड है, ड्रॉप। और जिस रो को डिलीट करना है उसका इंडेक्स, ठीक है, उसका नंबर। तो यहाँ पर अगर 0 रो डिलीट करनी है, 0 नंबर की रो डिलीट करनी है, तो df.0। ठीक है, तो हमारी रो वो क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। तो यहाँ पर एक रो, फिर से डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, फिर देखते हैं। डेटा फ्रेम हमारा ये है, और एक, अच्छा, 0 इंडेक्स के दोनों ही डिलीट हो गए, ये भी डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया, क्योंकि दोनों के इंडेक्स 0 0। ठीक है, इस तरीके से आगे देखते हैं हम लोग। ये तो हो गया हमारा डेटा फ्रेम के बारे में। अब बात करेंगे फंक्शनैलिटी के बारे में। डेटा फ्रेम की फंक्शनैलिटी या सीरीज की फंक्शनैलिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग सीरीज डॉट एक्सेस एग्जीक्यूट कराते हैं तो बेसिकली ये सीरीज के एक्सेस रिटर्न करके देगा। पहले एक सीरीज हम लोग बना लेते हैं। एक सीरीज बना ले रहे हैं और इसके एक्सेस प्रिंट कराते हैं। तो एक्सेस में क्या मिला, ABCD। ठीक है, इसके एक्सेस में क्या मिला हमें, ABCDE। तो हमारा सीरीज क्या है, ABCDE। ठीक, नेक्स्ट अगर चेक करना है कि हमारी सीरीज एम्प्टी है, तो एस डॉट एम्प्टी अगर लिखेंगे तो ये बताएगा कि हमारी सीरीज एम्प्टी है कि नहीं। तो एम्प्टी होगी तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक, तो फॉल्स रिटर्न हुआ हमें। डायमेंशन, मतलब उसमें कितने एलिमेंट्स हैं ये पता करना है सीरीज में, उसकी डायमेंशन क्या है, तो उस केस में एनडिम, एनडिम का यूज करेंगे। ठीक है, तो एस डॉट एनडिम, टोटल अभी कितने उसमें है एलिमेंट, सॉरी, डायमेंशन। अभी इतनी सीरीज की डायमेंशन क्या है हमारी, सिंगल डायमेंशन है। सीरीज की वैसे सिंगल ही होती है, सीरीज की सिंगल ही होती है, डायमेंशन क्या मिला, 1। नेक्स्ट है साइज। साइज रिटर्न करेगा कितने उसमें एलिमेंट है, तो एस में कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट। वैल्यूज रिटर्न करेगा, उसकी सारी वैल्यूज जो भी सीरीज में वैल्यूज होंगी वो सारी वैल्यूज रिटर्न करेगा। ठीक, 1 2 3 4 5 था, तो 1 2 3 4 5 रिटर्न किया। हेड रिटर्न करता है शुरू की 5 एलिमेंट, इसमें हम कुछ एलिमेंट और ऐड कर रहे हैं और इसको एग्जीक्यूट करा के हेड को एग्जीक्यूट कराते हैं तो शुरू की 5 रो रिटर्न होगी। बेसिकली जब हमारा हम मशीन लर्निंग का डेटा रीड करते हैं तो बहुत बड़ा डेटा होता है, बट हमें एक सिर्फ समरी देखना है कि डेटा किस तरीके से है। तो 5 रो सफिशियंट होती हैं उस डेटा को देखने के लिए, मतलब किस तरीके से डेटा हमारा है वो सिर्फ देखना है। तो उस केस में हमें 5 रो प्रिंट करा लें, उतने से हमें पता चल जाएगा कि डेटा हमारा किस तरीके से है। ठीक है, तो वहाँ पर एस डॉट हेड का यूज करके हम लोग डेटा को देख लेते हैं, 5 रो देख सकते हैं। इवन जितनी नंबर ऑफ रो आपको देखनी है वो नंबर ऑफ रो आप इसमें पास करोगे हेड के अंदर, तो उतनी नंबर ऑफ रो प्रिंट हो जाएंगे। जैसे अगर 2 पास करेंगे तो 2 प्रिंट होगी, 10 पास करेंगे तो 10 रो प्रिंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 6 पास करते हो, ठीक है, तो 6 रोज प्रिंट हो गई। तो जितनी भी हेड में पास करोगे उतनी शुरू की रोज प्रिंट हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर लास्ट की रो देखनी है तो टेल है, एस डॉट टेल लास्ट की 5 रो प्रिंट करेगा।
अगर इसमें कोई इंटीजर वैल्यू पास करते हैं तो उतने नंबर ऑफ रोज प्रिंट करेगा। ठीक, लास्ट की रोज प्रिंट करेगा। ठीक है, तो लास्ट की 2 रोज ये प्रिंट करने वाला है। तो ये कुछ मेथड थे हमारे सीरीज के। अब कुछ मेथड देखते हैं डेटा फ्रेम के। तो पहले एक हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर ले रहे हैं। डेटा फ्रेम हमारा कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो हमारी डिक्शनरी हुई है एस इक्वल्स टू एस डी डॉट डेटा फ्रेम हमारा कुछ इस तरीके से है। ठीक है, नेम एज और रेटिंग है। अब एक्सेस इसके देखते हुए एग्जीक्यूट कराते हैं तो हमारे सारे एक्सेस मिल जाएंगे। इसमें 2 एक्सेस होंगे, एक तो होगा ये और एक होगा हमारा ये। ठीक है, तो पहले हमें मिल रहा है क्या, स्टार्ट हो रहा है 0 से, एंड हो रहा है 7 पर। मतलब एक कम ही तक होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, स्टेप क्या है, 1 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक, और हमारे ये क्या है, कॉलम्स क्या है हमारे, नेम एज और रेटिंग। तो हमें क्या मिला, नेम एज और रेटिंग, दोनों चीजें मिल गई। ठीक, डेटा फ्रेम को ट्रांसपोज करना है तो उसके लिए df डॉट टी, जैसे एरे को ट्रांसपोज कर रहे थे डॉट टी से, उसी तरीके से डेटा को ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो असल में df को कर दिया, यहाँ पर s को कर दिया। तो हमें देखो ट्रांसपोज मिल गया। ठीक है, ट्रांसपोज मिल गया। एस हमारा किस तरीके से था, इस तरीके से, तो मिला किस तरीके से, ऐसे। तो रो कॉलम बन गई, कॉलम रो बन गई है। ठीक है, रो कॉलम बन गई, कॉलम रो बन गई। ठीक, तो नेम चलाया इधर और इंडेक्सिंग चली आई है इधर। ठीक, इस तरीके से 0 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से हम डेटा फ्रेम को ट्रांसपोज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एम्प्टी। ये चेक करके बताएगा कि डेटा फ्रेम हमारा एम्प्टी है कि नहीं है। तो अभी तो फॉल्स है क्योंकि डेटा फ्रेम एम्प्टी नहीं है। डी टाइप बताएगा क्या, डेटा टाइप, लेकिन किसका किसका, हर एक कॉलम का। जैसे हमारा ए था और बी था, 2 कॉलम है, इसमें ये किसी और का बता दिया, डीएफ का बता दिया, इसमें एस का चेक करना। तो यहाँ पर देखो नेम का, एज का और रेटिंग का 3 कॉलम थे। तो नेम का क्या है, ऑब्जेक्ट, एस ऑब्जेक्ट मतलब एसटीआर। ठीक, और एज का मतलब है इंटीजर, और सॉरी, एज का डेटा टाइप इंटीजर और रेटिंग का डेटा टाइप है फ्लोट। ठीक है, एज, सर बोलो। हाँ रेटिंग है। हाँ बोलो। सर जो डेटा टाइप हेलो, एज, हेलो। हेलो। हाँ, आवाज नहीं आ रही मतलब। सर जो रेटिंग आपने दिया था ना, इंट या फिर फ्लोट का 64 दिखा है, वो 64 बिट है क्या? हाँ 64 बिट ही है, हेलो। 64 बिट ही है। अगर उसको कम करना चाहे तो हम 8 बिट या 32 लिखना पड़ेगा कम साइड पास। करना चाहे 8 बिट में या फिर 8 बिट में नहीं होगा, होगा तो देख मिनिमम सकते हैं सर आप। 8 बिट में नहीं, 16 बिट में होगा अगर होगा तो। मिनिमम जो है पाइथन में आप 16 बिट डिफाइन कर सकते हो, 8 बिट का नहीं। ठीक है, हेलो, देख सकते हैं सर। ट्राई करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर। हाँ देखते हैं, ट्राई करते हैं। अगर पीडी में एक बार आईएनटी 32 लेके देखते हैं। तो अगेन इसमें नहीं है डी टाइप। एक काम करते हैं, डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, डी इक्वल्स टू डॉट, और इसमें डेटा सेंड करते हैं 1,2,3। एक बार डी 32 देते हैं।
ठीक है, इंटीजर 32। ठीक। तो इस तरीके से हम लोग डी टाइप डिफाइन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, डायमेंशन। डायमेंशन चेक करते हैं। तो दो डायमेंशन का है, रो एंड कॉलम, दो डायमेंशन मिली। साइज देखते हैं हम लोग, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बताएगा ये। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ये 7 × 3 का है, तो 7 × 3 21। ठीक। वैल्यूज चेक करते हैं, जितनी भी वैल्यूज है डेटा फ्रेम में, तो एस डॉट वैल्यू से सारी वैल्यूज हमें मिल जाएंगी लिस्ट के अंदर, लिस्ट। ठीक है। हेड अगेन शुरू की 5 रोज डिस्प्ले करेगा, और अगर हेड के अंदर कोई और वैल्यू देते हैं तो उतनी नंबर ऑफ रोज डिस्प्ले करेगा। ठीक है। इसी तरीके से टेल हमारी डिस्प्ले करेगा 5 नंबर ऑफ रोज, और टेल डिस्प्ले करेगा टेल, उसके अंदर अगर कोई एलिमेंट मतलब इंटीजर वैल्यू पास करेंगे तो उतने नंबर ऑफ रोज डिस्प्ले करेगा। ठीक। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक्सेस हम लोग फिर से देख चुके हैं, और ये चीज़ें रिपीट हुई हैं, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग देखेंगे फाइल को कैसे रीड किया जाता है, पेंडास में फाइल को कैसे रीड किया जाता है, और उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उसको वापस से फाइल में कैसे सेव किया जाता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, वापस से एक्सेल फाइल रीड करेंगे, एक्सेल उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, वापस से एक्सेल फाइल में ही सेव करेंगे। ठीक है। और जितने भी एनालिटिकल फंक्शन होते हैं, जैसे मीन, मीडियन, मोड, इन सब के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। हेलो। नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम का ट्राई करते हैं हम्म। फिर बाद। ठीक है, ठीक है। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। हाँ, हाँ। ओके।